चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, अ वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, अ रफ surface. She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. Thereafter, she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 50 Newton. 10 मीटर खींचने के बाद वो थक गई और उसके बाद जो उसका फोर्स था 100 न्यूटन वो लीनियरली डिक्रीज करके 50 न्यूटन तक पहुंचा। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड थ्रू द trunk has been moved is 20 meter. If frictional force is 50 Newton, then total work done by two forces over 20 meter is total work done by two forces over 20 meter is आपको ये बताना है। तो देखिए आपको है ना पूरे मोशन को अगर सबसे बेहतर क्या होगा ना ग्राफ के तरीके से सोचिए। आप है ना इस पूरे सिचुएशन को एक ग्राफिकल एनालिसिस में लाने का कोशिश करें। जैसे ये मान लो उस वुमेन का फोर्स अप्लाइड है, ये उस वुमेन का फोर्स है और ये है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, मान लो एक्स एक्सिस है। तो देखो पहला 10 मीटर फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है कितना है, दैट इज 100 न्यूटन। और उस 10 मीटर के बाद 100 न्यूटन से घट के ये फोर्स हो गया है लीनियरली डिक्रीज किया है और ये 100 न्यूटन से घट के ये फोर्स हो गया है 50 न्यूटन, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। अगर तुम सारा डाटा मेंशन करोगे तो यहाँ का ये फोर्स 100 न्यूटन है और फिर ये लेवल जहां ये फोर्स अभी डिक्रीज करके फाइनली पहुंचा, सॉरी यहाँ फोर्स डिक्रीज करके पहुंचा, सॉरी दिस इज 50 न्यूटन। ठीक है, आप अगर डिस्टेंस भी देखिएगा ध्यान से, चलिए कलर बदल के हम यहाँ पे डिस्टेंस आपको दिखाते हैं। तो आप अगर ये डिस्टेंस देखिएगा ना तो ये वाला डिस्टेंस ये 10 मीटर है और ये वाला डिस्टेंस एकदम मान लेना कि थोड़ा टच कर रहा है, ये 20 मीटर है। क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कि यहाँ पे ये 10 मीटर तक था और ये फिर हम लोगों का 20 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक ऐसा। फिर तुम इसको ऐसे मिला भी दो ताकि तुमको एरिया उरिया निकालने में थोड़ा इजी रहे, कन्वीनियंट रहे, समझ पाओ। हाँ वेरी गुड। अब तुम जरा सोचो, ये जो हमारा फोर्स है वो उस वुमेन का है। ठीक है, तो अगर हमसे इस पूरे 20 मीटर के ऊपर वुमेन का फोर्स पूछेगा तो जैसा हम लोग सीखे हैं कि ये जो मेरा पूरा एरिया है ओ ए बी सी, मान लो ये डी है, ये पॉइंट ई है, इस पूरे का एरिया निकालना होगा। जो पूरा में अंदर में ये पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा पोर्शन, इस पूरे का एरिया निकालना होगा। एफ और एक्स ग्राफ के अंदर का एरिया वर्क होता है, एफ और एक्स ग्राफ के अंदर का एरिया वर्क होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज वर्क डन बाय वुमेन, देन फाइंड एरिया अंडर फोर्स ऑफ वुमेन वर्सेस एक्स ग्राफ, एफ एक्स ग्राफ के अंदर का एरिया निकालो। तो मेरे हिसाब से ये एरिया क्या है, ये एरिया आपके लिए है भाई देख लो, एक पोर्शन में तुम ओ ए बी ई को ले लो, एरिया ऑफ ओ ए बी ई ओ, और इसके साथ हम लोग फिर से ऐड कर देंगे एरिया ऑफ बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी। सही है, ये दोनों एरिया हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। अब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को आगे प्रोसेस करें। जब आप ओ ए बी ई ओ लेते हैं, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो सीधा सीधा लेंथ इंटू ब्रेथ लेते हैं, तो आप 10 इंटू 100 कर लें और प्लस अगला जो पोर्शन है वो हम लोग का ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यही तो फॉर्मूला होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड में एक बीई है जो 100 मीटर का है, 100 न्यूटन का है, और एक सीडी है जो 50 न्यूटन का है।
तो 100 और प्लस 50 आ गया, और हाइट अगर लोगे तो ईडी है जो 10 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं इसका। देखिए एरिया निकालना, एक रेक्टेंगल लगा और एक ट्रेपीजियम लगा, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 1000 और प्लस 1/2 इंटू 150 इंटू 10। तो ये वैल्यू आ रहा है हम लोग का, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन 1000 है, और ये हम लोग का 75 इंटू 10 750 आएगा। तो ओवरऑल अगर केवल विमेन का वर्क निकालना पड़ा तो वो इतना जूल आएगा, 1750 जूल। ये विमेन का वर्क है, बट एट द सेम टाइम देयर इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑल्सो। At the same time, there is work done by friction. फ्रिक्शन कुछ वर्क कर रहा है, देयर इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब तुम देखो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया था। देखिए जैसे आपको ये बोला गया है, हम एक फिगर बना रहे हैं छोटा सा, ताकि आप चीजों को थोड़ा समझ सके, एनालाइज कर सके। भाई देखिए ये आपके पास एक बॉक्स है, ये आपके पास एक बॉक्स है। कोई एक विमेन बोलो, पर्सन बोलो, कुछ भी बोल लो। ये इस बॉक्स को अपने तरफ है ना फोर्स से खींच रहे हैं। ठीक है, चलो ये जो फोर्स था वो दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय वुमेन। शुरुआत में 10 मीटर तक वो 100 न्यूटन का फोर्स था, उसके बाद 50 न्यूटन का फोर्स है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो पूरा का पूरा 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, उसमें फ्रिक्शन किधर लग रहा है? क्या फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन? दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। और इस पूरे प्रोसेस में दैट इज 50 न्यूटन। जो मेरा फ्रिक्शन है, क्वेश्चन में मेंशन है कि पूरे प्रोसेस में ये फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो 50 न्यूटन है। अब आप टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर लीजिएगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर, और फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में शुरू से लास्ट तक काम कर रहा है। तो अगर आपसे कोई बोले कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, तो माइनस साइन लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में है। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है 50 और डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर, एंड दैट इज 1000 न्यूटन, विच इज निगेटिव ऑल्सो। सॉरी, न्यूटन मीटर बोल दो, जूल बोल दो। दिस इज 1000 जूल। ये वर्क है फ्रिक्शन का। क्वेश्चन देख लीजिए आपसे क्या पूछा है। तुमसे पूछा है देन टोटल वर्क डन बाय टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। तो आपको टोटल वर्क डन निकालना है दोनों फोर्स का, मतलब दोनों को फाइनली ऐड करना है। Therefore, total work, that total work will be equals to work done by women plus work done by friction. women का वर्क है प्लस 1750 जूल, और हमारे फ्रिक्शन का वर्क है माइनस ऑफ 1000 जूल। एंड ओवरऑल ये सॉल्व करके आपके पास आ रहा है 750 जूल। ठीक है, तो टोटल वर्क जब निकालेंगे तो विमेन का वर्क जो पॉजिटिव है उसमें से फ्रिक्शन का वर्क सब्सट्रैक्ट हो गया, और ओवरऑल 750 इज द आंसर। देखो कोई ऑप्शन होगा? बिल्कुल सी ऑप्शन है। पूरे प्रोसेस को समझिए, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंसेप्ट इन्हीं सबसे बनता है। एक प्लेटफॉर्म पे है अच्छा यहाँ पे तो पुशेस लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे फिगर में पुल किया गया है। हम जो नीचे फिगर बना दिए उसमें देखो ये पुलिंग है, कोई बात नहीं, कंसेप्ट वही है। ठीक है ना, कोई बात। चलिए आगे। प्लेटफॉर्म विच हैज अ रफ सरफेस, सी अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। पहला 100 मीटर तक, पहला 10 मीटर तक 100 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है। देयर आफ्टर सी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड, उसके बाद उसका वो थक गई। हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लिनियरली विथ डिस्टेंस टू 50 न्यूटन। 100 न्यूटन से फोर्स लगा, थकने के कारण फोर्स धीरे धीरे घट गया। अगले 10 मीटर के बाद 20 मीटर तक घट के कहां पहुंचा? 50 न्यूटन। तो उसके बेसिस पे हम सबसे पहले ग्राफ बनाए। ए से बी तक 100 न्यूटन, बी से सी तक घटते घटते लीनियरली डिक्रीज करते करते 50 न्यूटन।
और उसके बाद हम लोग वर्क निकाले इस पूरे प्रोसेस में, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ, इस कंसेप्ट के बेसिस पे कैलकुलेशन किए। फिर हम लोग फ्रिक्शन देखे, तो पूरे प्रोसेस के दौरान फ्रिक्शन हमारे 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता रहेगा। तो वहां से सॉल्व किए तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन -1000 आया, फिर दोनों को ऐड किए तो 750 जूल इज द नेट वर्क। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है व्हेन अ मैन इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 2 मीटर पर सेकेंड, he finds that his kinetic energy is doubled the original speed of the man। देखिए हम ऐसा कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का जब मैन 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ाएगा तो काइनेटिक एनर्जी दुगना हो जाएगा। मतलब जितना भी आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा उसका 2 टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं हाफ एम। मान लेते हैं उसका इनिशियल स्पीड भी है, अभी आप 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ा दिए, इसका स्क्वायर यहाँ पे 2, उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, उसका इनिशियल स्पीड v का स्क्वायर। अभी देखिए हाफ एम से हाफ एम कैंसिल हो गया दोनों तरफ, और आ गया v+2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ऑफ v स्क्वायर, 2 ऑफ v स्क्वायर, इधर हो गया v स्क्वायर +4 +4v इज इक्वल्स टू 2 ऑफ v स्क्वायर। एक v स्क्वायर से एक v स्क्वायर कटा, एक v स्क्वायर से एक v स्क्वायर कटा, तो हम लोग के पास आ गया 4 + 4v इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। आप इसमें v स्क्वायर -4v और -4 लिख दो, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो आपके पास आ गया v स्क्वायर माइनस, क्या करते हैं इसको, 2v करके सॉल्व होगा, नहीं ये तो -4 है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे आ गया हम लोग का फिर से एक 2v -4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप v कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया हम लोगों का कितना, v-2, और इसमें से माइनस, अच्छा ये सॉल्व होगा ऐसे, नहीं ये तो नहीं होगा, ये तो प्लस आ गया। अच्छा यहाँ रूट निकालना होगा, चलो रूट से कर लेते, रूट से कर लेते। तो रूट से सॉल्व करने के लिए अगर हम पहला v का आंसर निकालना चाहे तो लिखेंगे ऐसा, फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, b स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बाई 2, यही होता है ना, b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बाई 2a। तो आप b के जगह पे यूज किए -4 प्लस रूट अंडर b स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, -4 a के जगह पे 1 और c के जगह पे फिर से -4, हाँ सही है। और नीचे है 2ac होता है ना, 2ac, 2 a के जगह पे 1 और c के जगह पे -4। सो ओवरऑल इट इज प्लस रूट अंडर, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 16 और प्लस 16 और नीचे है, यहाँ तो माइनस भी होता है ना, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस ac, माइनस भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हम लोग का नीचे में -4 -8, एक माइनस लग जाने से ये हो गया हम लोग का प्लस, अभी यहाँ प्लस, यहाँ पे देखते चलो, फिर ये माइनस आ जाएगा। कुछ हम फॉर्मूला गलत कर रहे क्या, अजी थोड़ा सा फॉर्मूला मिस्टेक है ना, यहाँ पे ये 2ac नहीं होता है ना, नीचे में जो 2ac लिखा हुआ है ये ac नहीं होता है ना,
कितना याद रखेगा आदमी, फिजिक्स याद रखेगा, मैथमेटिक्स याद रखेगा। चलो ठीक है, तो नीचे में ये 2 आ गया। अभी हम लोग के पास है 4 प्लस √32/2। यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो ना। अगर तुम गौर करो तो जो √32 है उसमें √16 × 2 है। 16 × 2 है, नीचे हम लोग का 2 है। तो जो 16 है उसका अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4 प्लस ये 4√2 आएगा, और नीचे हम लोग का 2 आएगा, 2 से कट गया, ये 2 प्लस 2 आएगा। देखिए यही हमारा वेलोसिटी का आंसर है। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 रूट होता है। मेरा दिमाग एक तरफ वही चल रहा था कि कहीं निगेटिव नहीं ना आ रहा है, तो हम लोग है ना पॉजिटिव वाला लेके बनाए तो ये पॉजिटिव आ गया। अगर हम प्लस माइनस साइन दोनों यूज करेंगे तो सेकेंड टाइम अगर आप माइनस साइन यूज कीजिएगा ना फॉर सेकेंड रूट, आपके इस सेकेंड रूट का वैल्यू आ जाएगा 2 - 2√2, और ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। कारण है कि यहाँ पे जो आपका देखिए काइनेटिक एनर्जी में जो आता है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव तो नहीं हो सकता। यहाँ पे जो v2 आया है 2 - 2√2 वो हम लोग का नेगेटिव आएगा, 2 - 2√2 वो हम लोग का नेगेटिव आएगा, तो ये पॉसिबल है नहीं। सही है, तो ये पॉसिबल नहीं है, और जो पॉसिबल है वो नीचे आपका आंसर आ चुका है, दैट इज 2√2। 2 + 2√2 तो थोड़ा देखा जाए आंसर क्या आता है। फिजिक्स का आंसर आने के लिए है ना मैथमेटिक्स भी उतना ही सही तरीके से चलना होगा। देखो ये वाला 2 + 2√2 करेंगे तो हमारे पास ये बी आंसर आएगा, 2 + 2√2 करेंगे तो ये बी आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेके चलना है। 2 + 2√2। सबसे पहले कंसेप्ट समझिए कि आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का दुगना होना चाहिए, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में जो स्पीड है वो प्रीवियस जो आप स्पीड ओरिजिनल स्पीड है उसमें 2 मीटर/सेकेंड इंक्रीज करके आप लाए, डाटा पुट किए, आगे का कैलकुलेशन है। फिर हम लोग के पास थोड़ा क्वाड्रेटिक बन गया, उसमें हम गलती से एक नीचे में एसी लेके चल रहे थे तो ये गलत था। आगे हम सॉल्व कर रहे थे, आपके पास 2 रूट आया, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। निगेटिव रूट पॉसिबल है नहीं क्योंकि स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता, आपको पॉजिटिव रूट लेके आगे सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़िए। आपके पास है 2 व्हीकल्स X and Y have masses 40 kg and 10 kg respectively. Each vehicle is acted upon by a force of 100 Newton. If both vehicles acquire same kinetic energy in time tx and ty respectively, then time tx and ty is। ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी जो x एक्वायर किया और काइनेटिक एनर्जी जो y एक्वायर किया दिए गए टाइम में वो सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी x होगा हाफ मास ऑफ x वेलोसिटी ऑफ x का स्क्वायर, और दूसरा होगा हाफ मास ऑफ y वेलोसिटी ऑफ y का स्क्वायर। हाफ हाफ कैंसिल, मास ऑफ x 40 है, वेलोसिटी x, मास ऑफ y 10 है, वेलोसिटी y। 10 को 40 का 0 ऐसे कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ y का स्क्वायर। करेक्ट है, दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो 2 ऑफ वेलोसिटी x विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी y। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को ऐसा टाइम निकालना होगा, टाइम का रेशियो निकालना होगा जहां वेलोसिटी x का जो डबल है वो वेलोसिटी y के बराबर हो। अब तुम क्वेश्चन पे आओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों पे फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का। हाँ, 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब अगर हम एक्सेलरेशन x लिखना चाहते हैं तो फोर्स बाय मास x लो,
फोर्स 80 आएगा और मास 40 है, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम एक्सेलरेशन y का लिखना चाहते हैं तो फोर्स में मास y से डिवाइड करो, फोर्स 80 आएगा और मास में 10 पुट करो, यहां आएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों स्टार्ट किया था रेस्ट से। अब दोनों का जो वेलोसिटी होगा, हम लोग ऐसा पढ़े v इक्वल्स टू यू प्लस एटी होता है। तो अगर आपका u 0 है तो वेलोसिटी सीधा एक्सेलरेशन इनटू टाइम होगा, मतलब वेलोसिटी x जो है वो एक्सेलरेशन x और टाइम x है। और इसी तरह अगर वेलोसिटी y है तो एक्सेलरेशन y इनटू टाइम y है। अब आप इस इक्वेशन 1 पे इन दोनों डाटा को पुट कर दें। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन के लिए जैसा क्वेश्चन में लिखा था, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी x मतलब एक्सेलरेशन x टाइम x इज इक्वल्स टू वेलोसिटी y एक्सेलरेशन y टाइम y। वेलोसिटी एक्सेलरेशन x कितना था? एक्सेलरेशन x था हम लोगों का 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम x है। और एक्सेलरेशन y कितना था? 8 मीटर पर सेकेंड और टाइम है y। आपको निकालना था tx बाई टी वाई, आपको निकालना था tx बाई टी वाई, ये निकालना था। तो 2 और 2 4 हो गया, 4 टाइम्स ऑफ tx is equals to 8 times of ty. Therefore, tx by ty is equals to 8 by 4, which is equals to 2 by 1. 2:1. So time x by time y is equals to tx by ty 2:1. tx by ty 2:1, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन बोला काइनेटिक, राइट हैंड साइड में पहले देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन बोला काइनेटिक एनर्जी x और काइनेटिक एनर्जी y ये दोनों बराबर, तो वहां से दोनों को इक्वेट कर लिए और वहां से इक्वेट करके आपको पता चला, चलिए भाई ठीक है, जैसा मास था उस मास को पुट कर दिए तो एक रिलेशन आ गया, ट्वाइस ऑफ vx इज इक्वल्स टू vy। अब फोर्स जो दोनों बॉडी पे लग रहा है वो सेम है, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा क्योंकि मास अलग अलग है। दोनों का एक्सेलरेशन निकल गया, दोनों का फाइनल वेलोसिटी लिखे एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म में, और फिर इक्वेशन 1 में उन दोनों वेलोसिटीज को पुट कर दिए, सॉल्व किया, आपके पास आंसर है। ठीक है, कंसेप्ट समझिए, पूरे पूरे डिस्कशन को एक साथ देखिए, समझिए, ये पूरा डिस्कशन एक साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मास है 10 kg, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट अपॉन इट फॉर 2 seconds। परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप लिख लीजिए। अगर आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखेंगे तो हाफ m वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर। चलो भाई रहने दो ऐसे ही, हाफ m रहने दो, वेलोसिटी इनिशियल में 10 मीटर का स्क्वायर रख दो। चलो ये रहा इक्वेशन 1। अब जब आप काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखने जाएंगे ना, तो आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, फॉर फाइनल वेलोसिटी क्या हमारे क्वेश्चन में एक फोर्स मेंशन है? कितना मेंशन है? 50 न्यूटन। एक टाइम मेंशन है, कितना मेंशन है? 2 सेकेंड। बॉडी का मास मेंशन है 10 kg। इन सब से पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा फोर्स बाय मास मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बिकॉज आप जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन एंड टी, तो इनिशियल वेलोसिटी उसके पास 10 है, एक्सेलरेशन आप 5 निकाल चुके हो और टाइम आपको लेना है 2 सेकेंड, तो ये 10 और 10 मिलके 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अब अगर आप यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो ये हो गया हाफ m वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर।
और ये वैल्यू आ गया आपका हाफ m, जैसे ऊपर 10 था मीटर पर सेकेंड था, अभी 20 का स्क्वायर हो गया। ये आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। आपसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो पहले आप इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालें। सो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज कितना है, तो जो आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसमें से जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसको माइनस कीजिए, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है आपका हाफ m भी फाइनल 20 का स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर। यहां से हाफ m को कॉमन ले लिए, 20 का स्क्वायर करोगे 400 होगा और 10 का स्क्वायर करोगे 100 होगा। इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो ये आ गया हाफ m, क्या यहाँ 300 आया? बिल्कुल आया। अब आपको इसको परसेंटेज में बदलना है, अब आपको इसको परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। Therefore, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। जो भी हमारे काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसमें हम लोगों को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज के लिए ये करना। तो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है हाफ m 300, मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m 10 का स्क्वायर 100 होगा इंटू 100। तो जरा गौर कर लो, ये हाफ m कट गया, 100 से 3 का 0 कट गया, क्या ये 300% का इंक्रीज है? 300% इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ गया, ठीक है। थोड़ा देखिए, मेथड देखिए, प्रोसेस देखिए, समझिए। काइनेटिक एनर्जी आपका 300% इंक्रीज कर गया, 300%, दैट डी ऑप्शन इज देयर। काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 300%, डी ऑप्शन इज देयर। समझ रहे हो? ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सब थोड़ा क्वेश्चंस धीरे धीरे समझते चलिएगा। 15 में लिखा है पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 मीटर, मास दिया है, रेडियस सर्कल का दिया है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, आपको उस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताना है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल का है वो हो जाता है 8 into 10 to the power minus 4 जूल by the end of second revolution after the beginning of the motion। मोशन के स्टार्ट होने के 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट होने के समय आपको ये बताना है कि भाई उसका काइनेटिक एनर्जी जो हो गया है इतना, उससे उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है। अभी जरा एक छोटा सा फिगर बना लोगे ना तो चीजों को देखने लगोगे, अभी तो सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, देख नहीं रहे हो। देखने के लिए एक छोटा सा फिगर जरूरी होता है। ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का ये रहा आपका सेंटर। मान लीजिए मोशन स्टार्ट होता है यहां से और बॉडी इस तरीके से घूमता है। इस पूरे मोशन में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हम लोगों को निकालना है, ठीक है। हाँ, बॉडी का जो मोशन स्टार्ट हुआ था, बॉडी का जो मोशन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 0 से, तो मान लेते उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अच्छा, जब आप 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं फॉर 2 रेवोल्यूशंस, अगर आप 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो क्या आप एस का वैल्यू, क्या आप एस का वैल्यू 2 पाई आर इंटू 2 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, 2 पाई आर इंटू 2, सही है। अब आप देखो आपके u का वैल्यू 0 है, सही है, u का वैल्यू 0 है, तो क्या हम लोग सीधा सीधा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दे, जहां a यहां स्टैंड करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बॉडी में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो स्टैंड करेगा, तो आपके पास v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और s के जगह पे 4
पाई आर आ गया, रहने दीजिए अभी डाटा को ऐसे ही रहने दीजिए। तो आपके पास भी का जो स्क्वायर हो गया वो हो गया है 2 और 4 8 पाई आर, और साथ में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यही तो है 8 पाई आर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये हमारा भी स्क्वायर 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा ना, जब तक कि बॉडी इस सर्कल पे घूमते घूमते 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो स्टार्ट किया था 0 से, लेकिन 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करते करते उसके पास स्पीड इतना आ जाएगा, भी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 पाई आर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर भी स्क्वायर मिल गया तो आप काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखेंगे? सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हारा यही काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुम्हारा यही काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल, 8 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल। तो आपके पास है ये 8 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल। अब देखिए ऊपर से उतार लीजिए वैल्यू, हाफ एम वेलोसिटी के स्क्वायर के जगह पे 8 पाई आर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और यहां आ गया 8 इंटू 10 टू द पावर -4। आपको याद रखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन छोड़ दो, ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 8 पे 8 इंटू 10 पावर -4, और इसके नीचे आने वाला है एम आएगा 8 पाई आर आएगा, एम आएगा और 8 पाई आर आएगा। अब डाटा आप पुट कर लीजिए आराम से, देखिए एक नीचे वाले 8 के साथ एक 8 तो ऐसे ही कट गया। अब ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -4 ऊपर में, और नीचे मास कितना लेना है, रेडियस कितना लेना है, देख लो मास कितना लेना है भाई, तो 10 ग्राम, और रेडियस कितना लेना है 6.4 सेंटीमीटर। 10 ग्राम 10 ग्राम 10 इंटू 10 टू द पावर -3, पाई तो पाई है, और रेडियस में लेना है 6.4 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलने के लिए 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, आराम से इसको कैलकुलेट कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर, इसको कैलकुलेट करना है, जो आएगा वही आंसर। सही है, तो ये रहा हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक बार और लिखना है तो लिख लो, 2 इंटू 10 टू द पावर -4, नीचे हो गया ये 10 टू द पावर -2 हो गया, पाई का वैल्यू चाहो तो 3.14 लिख लो, आगे ये 6.4 इंटू 10 टू द पावर -2 हो गया। आराम से सॉल्व कर लीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज योर आंसर। ये तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो प्रोसेस को, मेथड को समझिए। देखिए क्या बोला गया कि कोई एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, बॉडी का मास है 10 ग्राम, और बॉडी जिस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है उसका रेडियस है 6.4 सेंटीमीटर, और इस पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से होगा क्या ना कि ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। ऑब्वियसली ये सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि स्पीड लगातार बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा। तो आपको स्टार्ट 0 से करना है, और 2 रेवोल्यूशन होने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी बता दिया गया है 8 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल, और उसके बेसिस पे आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है। तो सबसे पहले 2 रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 2 2 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर, दैट इज 4 पाई आर आ गया। फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, u तो 0 था, तो v स्क्वायर का वैल्यू आ गया, जिसमें एक्सेलरेशन टेंजेंशियल हम लोग यूज कर लिए। फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पे पुट करके आगे कैलकुलेशन हुआ। देखिए आंसर पे मत जाइए, जो आंसर तक पहुंचने का जर्नी होता है ना, जो आंसर तक पहुंचने के लिए बार बार आपको बोला जाता है यहाँ के बाद ये करना, यहाँ के बाद ये करना, उस पे ध्यान लगाइए, उस पे ध्यान लगाइए, तब आपको है ना न्यूमेरिकल बनाने का एक्चुअल जो ट्रिक है वो धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, आंसर से हमको कोई मतलब नहीं, आंसर अब तुम निकालो, ये कैलकुलेशन थोड़ी ना हमको करना है, तुम करो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, फोर्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड is acting on a body. The kinetic energy of the body starting from rest is. यहाँ पे तुमको खुद से है ना एक इक्वेशन बना के काइनेटिक एनर्जी का डिपेंडेंस देखना पड़ेगा। जैसे हम सारे ऑप्शंस में देख रहे हैं, टाइम है या कांस्टेंट है,
तो स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट की जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन का कहना है कि F इज प्रोपोर्शनल विथ 1/v। अगर फोर्स ऐसा है तो आप लिखोगे ना F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बाय v। फोर्स को आप लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन इज k/v। एक मिनट जस्ट, क्या हम एक्सेलरेशन को अभी dv/dt लिखें? अब आप में से किसी किसी के मन में यह ख्याल आना चाहिए कि सर एक्सेलरेशन का तो दो इक्वेशन होता है सर, एक होता है v इंटू dv/dx और एक होता है सर dv/dt। तो आप dv/dt क्यों चुने सर? dv/dt मेरे चुनने के पीछे का कारण है नीचे का ऑप्शंस। नीचे के ऑप्शन में टाइम है, तो हम एक्सेलरेशन को dv/dt से रिप्लेस करेंगे। अगर हमको किसी ऑप्शंस के अंदर पोजीशन दिखाई देता तो हमको उसको भी लेके चल सकते थे, लेकिन अभी तो टाइम है तो हम तैयार हैं कि dv/dt यूज करेंगे। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ो, आप इसको लिख सकते हो dv/dt इस k/m इंटू भी को लेफ्ट में ले आओ, v.dv dt को राइट में भेज दो, k/m एंड dt मेरे हिसाब से दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन आएगा v²/2 और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन आएगा dt का t। राइट वाला जो m है नीचे में उसको है ना लेफ्ट में भेज दो ऊपर, आपको आंसर मिल जाएगा। mv²/2 इज इक्वल टू k एंड t। और जो हम लोग का लेफ्ट में mv²/2 आ रहा, हाफ mv² आ रहा, वो काइनेटिक एनर्जी है और आपको दिख रहा है कि दैट इज प्रोपोर्शनल विथ टाइम t। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल विथ टाइम t। लेफ्ट हैंड साइड में mv²/2 आ गया मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गया, दैट इज प्रोपोर्शनल विथ t टाइम। देखो तो आंसर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, सी ऑप्शन इज देयर। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन केवल क्वेश्चन में कि देखिए जो बॉडी पे लगने वाला फोर्स है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड का, बस इतना ही है। और आप उसी के बेसिस पे ये लाइन लिखे F इज प्रोपोर्शनल विथ 1/v। और उसके बाद जो अभी तक आप फिजिक्स पढ़े हैं, फोर्स को ma लिखना, a को आइदर v dv/dx लिखना या dv/dt लिखना, किसको यूज करना है किसको छोड़ देना है उसको एप्लीकेशन में लाएं और फिर आप धीरे धीरे सॉल्व किया और आपके पास आंसर आया, धीरे धीरे सॉल्व किया आपके पास आंसर आया। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गया। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ आपको रिलेशन याद होगा। आपको याद है मोमेंटम इज इक्वल्स टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है, मोमेंटम ये होता है। अब देखो अगर तुम इनिशियल मोमेंटम को लिख रहे हो तो तुम लिख रहे हो √2m इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और अगर तुम फाइनल मोमेंटम लिख रहे हो तो तुम लिख रहे हो √2m इंटू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इनिशियल मोमेंटम में फाइनल मोमेंटम से डिवाइड कर दे, इनिशियल मोमेंटम बाय फाइनल मोमेंटम, तो वहां √2m काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय √2m काइनेटिक एनर्जी फाइनल आएगा। ये अंडर रूट के अंदर जो 2m है कट गया, तो ये हम लोग के पास बचा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय काइनेटिक एनर्जी फाइनल अंडर रूट। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोला है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 4 गुना है। ऊपर नीचे ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी घटा 4 का रूट निकालेंगे 2 आएगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इनिशियल मोमेंटम बाय फाइनल मोमेंटम ये 1/2 है, इनिशियल मोमेंटम बाय फाइनल मोमेंटम ये 1/2 है। तो क्या लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम। देखो तो कौन सा आ रहा है,
2 टाइम्स ऑफ P1 इज इक्वल्स टू P2। ए ऑप्शन आ रहा, ए ऑप्शन आ रहा, ए ऑप्शन। P2 मतलब फाइनल मोमेंटम और P1 मतलब इनिशियल मोमेंटम। सही है, ये ऑप्शन। तो छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ट है। अब अगर आप में से किसी को ये मोमेंटम वाला फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा तो आप फंस जाइएगा, और अगर आप मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप कभी नहीं फंसेंगे। यहाँ पे एकदम आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आगे आइए। 18 में बोला गया, 2 masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energy। इस बार दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मोमेंटम। हम तो बोलेंगे बस ऐसा है कि आप P1 बाई P2 निकालने जा रहे हो, तो भाई सीधा यूज करो रूट अंडर 2 मास 1 काइनेटिक एनर्जी 1 बाई रूट अंडर 2 मास 2 काइनेटिक एनर्जी 2। अब 2 कट गया, बिकॉज क्वेश्चन में इक्वल काइनेटिक एनर्जी बोला है, तो K1 और K2 भी कट गया। तो बचता कौन है? तो बचता तो है सीधा सीधा मास 1 बाई मास 2। मास 1 बाई मास 2, 2 कट गया, दोनों का इक्वल काइनेटिक एनर्जी बोल दिया, तो K1 और K2 कट गया। सो इट इज अंडर रूट M1 का वैल्यू है 1 ग्राम और M2 का वैल्यू है 4 ग्राम। ये दोनों कट गया, 1/2 इज योर आंसर। 1:2, दैट्स द ऑप्शन इज देयर। बहुत छोटा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला बेस्ट। मोमेंटम इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो इस बार काइनेटिक एनर्जी इक्वल दिया है, मास का वैल्यू दिया है, तो आपको काइनेटिक मोमेंटम का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। लिखा, इफ मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इंक्रीज बाय 50% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मोमेंटम को 50% बढ़ा दिया गया, देन परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा ये निकालना है। इस बार आप काइनेटिक एनर्जी सोचना है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है P²/2m। यहीं से सोचिए, अगर हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखते हैं तो P²/2m लिखेंगे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप चलेंगे तो जब आप काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखेंगे तो याद रखिएगा मोमेंटम में 50% का इंक्रीज है। क्या आपको समझ में आया कि हम यहाँ पे क्या किए हैं? एक बार बात कर दें, एक बार हम एकदम बड़ा करके उसको दिखाना चाहते हैं। हर कोई केवल इस चीज पे फोकस करो, ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम आपको इसको तोड़ तोड़ के 4-5 लाइन में लिखें, उससे आपका दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। ये क्या लिखा हुआ है? ये सीधा लिखा हुआ है कि मोमेंटम अगर 50% बढ़ता है तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा। तो P तो पहले से था, 50% इंक्रीज करने के लिए P का 50% को P में जोड़ देना है। पहले P था और 50% बढ़ा, तो P प्लस P का 50%, P प्लस P का 50%, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा ध्यान से। अच्छा, अगर 30% बोलता, 20% बोलता, तो ऐसे ही सोचना है, जैसा बोलेगा उस हिसाब से काम करना है। तो आपके पास ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन आ रहा है वो कुछ ऐसा है। यहां पे आ गया P प्लस P/2 का स्क्वायर, यहां है 2m, दिस इज 3P/2 का स्क्वायर, और नीचे है 2m। ये 9/4 बाहर आ गया और अंदर है P²/2m। बिल्कुल सही। आपसे परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, देयरफॉर सीधा लिख रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। हमेशा ध्यान रखिए, परसेंटेज निकालना है तो पहले आपको इंक्रीज इन
काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा, उसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल वैल्यू से और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तब जाके आपको ओवरऑल परसेंटेज मिलेगा। तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 9/4 p²/2m और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है p²/2m। नीचे हम डिवाइड करने जा रहे हैं p²/2m से और इस पूरे को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 100 से। ऊपर नीचे p²/2m को कैंसिल करो, तो यहां आ गया 9/4 - 1 मल्टीप्लाइड विथ 100। थोड़ा कैलकुलेशन पे देखते जाइएगा, क्या हम 9 - 4/4 इंटू 100 कर दें? 4 से 100 कटा 25 बार में 5 से मल्टीप्लाई करोगे 125%, तो आपके परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 125% आएगा। चलो ऑप्शन देखते कहीं कुछ है, बिल्कुल है बी वाला ऑप्शन। तो थोड़ा प्रोसेस को दिमाग में रखिए, इससे फिर से हम बोलेंगे, आप फिजिक्स में एक आंसर पे मत जाइए, आप प्रोसेस को दिमाग में रखिए। एक मिनट, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m ऐसे करके स्टार्ट किए थे, फिर सारा का सारा है ना एनालिसिस आपके सामने है और फिर आप सॉल्व किए, जो आया आपके सामने आंसर है। ठीक है, 125% वैसे है ना। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, हर जगह है, तो इसको है ना आप ध्यान में रखिएगा कि ऐसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लिखा, कार वेगिंग 1400 kg इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 54 km/h अप अ हिल। When the motor stops, it is just able to reach the destination which is at a height of 10 meter above the point. Vertical height, height लिखा है ना, 10 meter above the point. Then the work done against friction, negative of the work done by the friction is। एक चीज समझिए जरा, मान लीजिए कोई एक हिल है और उस हिल पे है ना, ऐसे ये हिल है, ये कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है यहां पर, और यहां आपके पास कोई एक कार है, ये कार एक वेलोसिटी से चल रहा है, ये कार एक वेलोसिटी से चल रहा है और ये कार धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अचानक से आप इसके मोटर को स्विच ऑफ कर दिए, चलिए ये वो लेवल मानते हैं जहां आप मोटर को स्विच ऑफ कर दिए। जब आप स्विच ऑफ कर दिए तो ये कार कुछ दूरी तक ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाके रुक जाएगा। ठीक है ना, तो इसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 हो गया। तो क्वेश्चन का कहना है कि ये जो वर्टिकल हाइट ये कार राइज किया है ये 10 मीटर है। वर्टिकल हाइट जो कार राइज किया है वो 10 मीटर है, और इस पूरे प्रोसेस में आपको अगर ये इनिशियल स्पीड आपका 54 km/h है, 54 का मतलब हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इनिशियल स्पीड है 54 km/h या 15 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर हाइट राइज किया अगर, तो फ्रिक्शन कितना वर्क किया? यूज कहा गया, हाँ, यूज वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, यूज वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। आप याद रखिएगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये दोनों मिलके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी फोर्स किधर लगता है? नीचे लगता है, ग्रेविटी फोर्स नीचे लगता है और बॉडी जा रहा है ऊपर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज -mgh, फोर्स हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया h, और आपको ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। डाटा को यूज करो, माइनस mg h प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है माइनस हाफ m वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गया -141234 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू माइनस हाफ मास के जगह पे 1400 और वेलोसिटी था उसका 15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे है -141234 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, माइनस ये 700 हो जाएगा इंटू 225। तो अगर आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है तो -700 इंटू 225 प्लस 141234। थोड़ा और नीचे आओ, थोड़ा और नीचे आओ। देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू 7×5 = 14, 3 17 के 7 14 और 1 15 इतना 00 माइनस और प्लस आ रहा है 141234। चलो जी माइनस करो, 0 0 5 7 और 15 में से 14 गया तो 1, इतना माइनस इतना जूल वर्क इज डन बाय द फ्रिक्शन। बाय द फ्रिक्शन नहीं बोलो, बोलो अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन जो है वो नेगेटिव वर्क किया है 17,500 जूल। फ्रिक्शन जो है वो नेगेटिव वर्क किया है 17,500 जूल। प्रोसेस को दिमाग में रखिए, देखिए पूरे मेथड को समझिए। देखिए पहले ऑप्शन तो देख लीजिए। हाँ चलो ठीक है, 17.5 ऑफ किलो जूल। ठीक है, आप पहले इस मेथड को समझिए कि देखिए एक अप हिल में कार जा रहा था और आप है ना थोड़ा पहले पेट्रोल बचाने के लिए थोड़ा पहले है ना स्विच ऑफ कर दिए इंजन। अब क्या हुआ, कार जो स्पीड गेन किया था उसी से ऊपर चढ़ा और 10 मीटर चढ़ाई करने के बाद 10 मीटर वर्टिकल हाइट चढ़ाई करने के बाद रुक गया। तो 10 ही मीटर चढ़ा, उसको थोड़ा ज्यादा चढ़ना चाहिए था। तो आप पेन कॉपी निकालें, बोले अच्छा भाई ऐसा है, जरा चेक करते हैं कि फ्रिक्शन में कितना मेरा खर्चा हुआ है। तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगाएं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यही दो फोर्स लग रहा है जो वर्क कर रहा है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव, क्यों? क्योंकि एमजी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। आराम से पुट किया, बाकी आगे कैलकुलेशन है, बाकी आगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आप देख ही रहे हो क्या है। ठीक है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके जो आया वही आंसर है, कैलकुलेट करते जाना है। ठीक है, बढ़िया। तो साइज बड़ा लिखा है, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन x डायरेक्शन with a constant speed 10 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स। देखो भाई फोर्स रिटार्डिंग है, मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। F is equals to 0.1x during its traveling from x equals to 20 meter to x equals to 30 meter। x equals to 20 से x equals to 30 मीटर के बीच है ना ये फोर्स लग रहा था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी, सीधा सोचो ना, वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे सोचो। ठीक है, यूजिंग वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम याद रखिएगा ऐसे, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो हमारा फोर्स का वर्क है हम बोलेंगे इंटीग्रेशन यूज करो F इंटू डी एक्स, क्योंकि वो फोर्स जो है वो x का फंक्शन है। आपको मिलेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आप लोगों को निकालना क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब आप गौर कीजिए, थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। आप इस फोर्स के इक्वेशन को क्या लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन में मेंशन है 0.1x 0.1x इंटू डी एक्स लेंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, इनिशियल बाद में पुट कर लेते हैं।
अब बताओ क्या ये मेरा जो फोर्स है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है? नहीं, क्वेश्चन में वर्ड मेंशन है रिटार्डिंग फोर्स है, वर्ड है रिटार्डिंग फोर्स। और रिटार्डिंग फोर्स का कंसेप्ट है कि मोशन जिधर होगा फोर्स उसके अपोजिट में लगेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो अपोजिट है, इसलिए आपको खुद से यहां पे एक माइनस साइन लेना है, आपको खुद से यहां पे एक माइनस साइन लेना है। x इक्वल्स टू 20 मीटर से लेके x इक्वल्स टू 30 मीटर तक आपको सोचना है। तो इसमें से माइनस ऑफ 0.1 बाहर कर लो, x का इंटीग्रेशन करोगे x स्क्वायर बाई 2 आएगा, 20 से लेके 30 तक करना है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है, इनिशियल आपको पता है, बाद में पुट कर लेंगे। यहां आ गया माइनस ऑफ 0.1, यहां पे हो गया 30 का स्क्वायर, यहां हो गया 20 का स्क्वायर, और नीचे हो गया 2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जैसा बोले बाद में पुट कर लेंगे। तो यहां आ गया माइनस, इसको क्या करें ना, 0.1 है, ये 900 है, इसमें से ये 400 गया। वैसे आपको कैलकुलेशन अब खुद करना चाहिए, ठीक है, ये सब कैलकुलेशन मेरा नहीं रहना चाहिए, आपको खुद कर लेना चाहिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये कितना हो गया, माइनस 0.1, यहाँ 500 में 200 से डिवाइड करोगे 250 होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए आप हाफ mv स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। इधर आ गया हम लोगों के पास -25 लेफ्ट में, राइट में फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए। चलो डाटा देख लो एक बार। इनिशियल वेलोसिटी 10 था, मास भी 10 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 10 है, मास भी 10 है, तो मास भी 10 है, वेलोसिटी भी 10 है, उसका स्क्वायर तो 1000। यहाँ पे आ गया 25, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ये कितना आ गया 1000/2 दैट इज 500। तो आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया 500 माइनस 25, और ये आ गया आपके पास 475 जूल। ये आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया 475। जरा देखते हैं आंसर, 475 ए ऑप्शन, ठीक है ना, ए ऑप्शन इज देयर। तो आपको समझना है, जैसे ही हम इस क्वेश्चन को देखें हमारे पास फोर्स का एक इक्वेशन दिया हुआ है 0.1x, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पता है क्या है, ये वर्ड है, ये रिटार्डिंग फोर्स है, क्योंकि अगर आप माइनस साइन नहीं लगाएंगे ना तो लास्ट में देखिए ये फिर से उसके अंदर ऐड हो जाएगा वैल्यू। तो रिटार्डिंग फोर्स है, 20 मीटर से 30 मीटर के बीच लग रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताना है, तो यूज कर रहे हैं हम लोग वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। फोर्स का वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कोई और फोर्स का जिक्र है नहीं, अगर कुछ और फोर्स होता तो उनका भी वर्क एक साथ लेते, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ग्रेविटी का वर्क और फ्रिक्शन का वर्क दोनों लिए थे, क्योंकि वहां ग्रेविटी और फ्रिक्शन दोनों का जिक्र था। ठीक है, यहां केवल इस फोर्स का जिक्र है, तो उसी फोर्स को लेके हम लोग अपना सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझिए। धीरे धीरे सब देख लेना, ठीक है, बार बार ऐसे दिमाग में रखना। लिखा है पार्टिकल मूव्स इन अ वन डायमेंशनल फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स दैट वैरीज विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एज सोन इन फिगर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड 3 मीटर इज। 3 मीटर ट्रेवल करने के बाद बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बताना है। 3 मीटर मतलब यहां तक। अब हम आपको एक चीज सिंपल बताते हैं कि वर्क डन बाय फोर्स यही ना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये देख लीजिए। अब अगर मेरे पास कोई एफएक्स ग्राफ दिया हुआ है, कोई एफएक्स ग्राफ दिया हुआ है, जैसे ये ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लो बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है,
तो आपको अगर वर्क निकालना है तो ये अंदर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ O A B C D E O, and that will be equals to final kinetic energy minus initial kinetic energy. फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। अब आपको ये एरिया निकालना है। इस एरिया को दो हिस्से में कैलकुलेट कीजिए, एक ले लीजिए आप सीधा रेक्टेंगल का एरिया और एक ट्रेपीजियम का एरिया। तो रेक्टेंगल वाला एरिया में हम लिख रहे हैं लेंथ के लिए 2 और ब्रेथ के लिए भी 2, और प्लस ट्रेपीजियम के एरिया में हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन है? ईबी है और सीडी है। ईबी कितना है? 2 है। सीडी कितना है? 3 है। तो 2 + 3 इंटू हाइट। हाइट कौन है? ईडी है। ईडी नीचे वाला ईडी 1 मीटर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है, जबकि इनिशियल 0 है। सही है, इनिशियल 0 है। तो यहां पे आ गया, ये 4 आया प्लस ये 5/2 आया, इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये वैल्यू कितना आएगा हम लोग का? 3 × 2 = 5 में 2 से डिवाइड। ठीक है, 2 और 3 सही। अब आइए देखिए, यहाँ पे ये हो गया 4 और ये हो गया हम लोग का 2.5। दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दोनों को ऐड करोगे आएगा आपका 6.5। दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी 6.5 जूल। सी ऑप्शन इज देयर, 6.5 जूल। देखिए अब जेई मेंस का क्वेश्चन है, और अगर आप समय पे ऐसे क्वेश्चन को मिस कर देंगे ना तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता क्या है ना कि जेई मेंस, नीट, इवन एडवांस में भी 10 क्वेश्चन तो आप जरूर बना सकते हैं। 10 क्वेश्चन तो एकदम ऐसा होता है ना कि अगर आप खाली फॉर्मूला कंसेप्ट खाली सुन के गए हैं ना, अच्छे से दिमाग में रखे हैं ना सब, तो 10 क्वेश्चन एकदम हाथ का चीज है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन, ये गिफ्ट है, लो आया ना तो कुछ दक्षिणा लेके जाओ। ठीक है, अब आप दक्षिणा भी नहीं लीजिएगा, जो सामने से दे रहा आदमी वो भी आप हाथ लेके ऐसे नहीं लीजिएगा, तो कहां से? अब हाथ ही नहीं फैलाइएगा तो कहां से? ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन वैसा है इसमें। आगे चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है, कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। मास है 1 ग्राम, 1 किलोमीटर हाइट से गिर रहा है। इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड को हिट करता है 50 मीटर पर सेकेंड। टेकिंग जी कांस्टेंट विद अ वैल्यू ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर इज। इस पूरे मेथड, पूरे मैकेनिज्म को समझिएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ नेचर कितना तरीके से काम करता है, कोई भी चीज को कितना अच्छे तरीके से क्राफ्ट करके रखा है। चलो ये वो जगह है, मान लो यहाँ वो क्लाउड है जहां से रेन ड्रॉप ड्रॉप किया, और ये पूरा का पूरा धरती तक पहुंचा यहां तक। ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ये हमारा क्लाउड है। एक रेन ड्रॉप बना। टोटल जो फॉलिंग डिस्टेंस है ऊपर से नीचे की तरफ, वो जैसे 1 किलोमीटर मेंशन है, तो ये हम लोग के पास 1000 मीटर आ गया। जब मेरे पास ये ड्रॉप नीचे की तरफ गिर रहा है तो इस पे 2 फोर्स काम कर रहा है। एक है नीचे की तरफ विच इज mg, और एक है ऊपर की तरफ जो एयर का रेजिस्टेंस है। इस पे 2 फोर्स काम कर रहा है। एक उसका ग्रेविटी वाला फोर्स mg है, और दूसरा जो एयर का रेजिस्टेंस है वो है। ये जा रहा है नीचे की तरफ, तो आपका जो ग्रेविटी वाला वर्क है वो तो पॉजिटिव होगा। तो ग्रेविटी वाला वर्क पॉजिटिव होगा, लेकिन
जो फ्रिक्शन या यूं कहो जो रेजिस्टेंस रेजिस्टिव फोर्स है उसका वर्क नेगेटिव होगा। तो पहला प्लस दूसरा माइनस, उस बेसिस पे ही अगर कंसेप्ट आप बनाओगे तो या तो बी या डी दो में से एक सही होगा। देखो जरा ऑप्शंस को देखो, ए में दोनों माइनस है, दोनों माइनस तो है नहीं, और सी में दोनों प्लस है, दोनों प्लस तो है नहीं, तो या तो बी होगा या डी होगा, तो बी और डी में से कुछ होगा। अब हम आपको बारी बारी से दिखाते हैं, यहीं पे दिखाते चलते हैं। देखिए, अगर आप वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालते हैं, वर्क डन बाय mg अगर आप फाइंड आउट करते हैं, तो फोर्स में mg लीजिएगा और डिस्प्लेसमेंट में हाइट लीजिएगा। मास है 1 ग्राम, तो 1 इंटू 10⁻³ हो गया। g का वैल्यू 10 लेना है और हाइट आपको 10⁻³ मीटर लेना है, तो ये केवल 10 आ गया, 10 जूल। आपको आंसर तो मिल ही गया ना, डी वाला होगा, डी वाला। लेकिन चलिए हम लोग रेजिस्टिव फोर्स का भी वर्क निकालते हैं, रेजिस्टिव फोर्स का भी वर्क निकालते हैं। ये mg का वर्क आ गया। रेजिस्टिव फोर्स का वर्क निकालने में फोर्स बताया ही नहीं है, रेजिस्टिव फोर्स का वर्क बताया ही नहीं है, लेकिन एक चीज बताया है कि किस स्पीड से ये जाके ग्राउंड से टकरा रहा है। ग्राउंड से टकराने का स्पीड क्वेश्चन बताया है 50 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए, मतलब फाइनल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो वी कैन यूज कंजर्वेशन, वी कैन यूज वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। हम लोग यूज कर सकते हैं यूजिंग वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क 10 जूल आप निकाल चुके हैं, और आपको ये रेजिस्टिव फोर्स का वर्क निकालना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में आप लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। थोड़ा और नीचे आ जाओ, तो ये आ गया आपका भाई 10 जूल प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर, और इनिशियल हो गया 0। ये आ गया 10 जूल प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पे मास में हो गया 10⁻³ और यहाँ हो गया 25 25 225, ऐसा हो गया। तो ये अगर हम लोग देखें तो ये 2.5/2 है, कहने का मतलब 1.25 है, 1.25 है। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स is 1.25 minus 10 which is equals to minus of 8.75 जूल है, which is minus of 8.75 जूल है। ये वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स है, माइनस ऑफ 8.75। अब आप दोनों को मैच कराएं, क्या आपके पास ये जो डी ऑप्शन है वो परफेक्टली मैच कर रहा है? 10 जूल इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज mg, and minus 8.75 joule is the work done by resistive force, minus 8.75 joule is the work done by resistive force। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे एकदम दिमाग रखिएगा बढ़िया से, क्योंकि ये केवल आपको वर्क का कंसेप्ट नहीं दे रहा है, ये आपको ये भी देख लेता है कि आपको नेचर समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई भी बारिश का बूंद अगर नीचे गिरता है तो केवल उसको ग्रेविटी फोर्स अपनी तरफ नहीं खींचता है, केवल उसको ग्रेविटी अपनी तरफ नहीं खींचता है, साथ में ना उस पर लगने वाला एक रेजिस्टिव फोर्स भी होता है जो उसके मोशन का अपोज करता है। तो आपको दोनों के बारे में बारी बारी से समझना, सीखना है, ठीक है, जितना हो सके इसको इंप्लीमेंट में लाना है। चलिए सही, इतना थोड़ा सेव कर ले फिर आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है फोर्स एक्ट्स ऑन अ 2 kg ऑब्जेक्ट, बॉडी का मास कितना है 2 kg, सो दैट इट्स पोजीशन इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। उसका पोजीशन दिया हुआ है जो टाइम डिपेंडेंट है, x इज इक्वल टू 3t² + 5।
व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स, पहले 5 सेकेंड में वर्क डन निकालना है। देखिए हम आपको बोलेंगे इस कंसेप्ट को है ना वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से सोचिए। अगर आप वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से सोचते हैं तो आपको वर्क डन बाय फोर्स के लिए केवल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, मतलब आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। इसका भी कंसेप्ट ये कहता है कि हाफ एम वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर और ये हाफ एम वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर। मतलब अगर हम इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो देखो मेरा x का एक इक्वेशन दिया है तो बहुत आसानी से हमको v का इक्वेशन मिल जाएगा एक बार डिफरेंशिएट करके। तो उसमें अगर हम 0 सेकेंड पुट कर देंगे तो इनिशियल वेलोसिटी, और अगर 5 सेकेंड पुट कर देंगे तो फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके हिसाब से देखो कि x का वैल्यू है भाई 3t स्क्वायर प्लस 5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर हम यहां से भी लिखने का कोशिश करें तो इस x को डिफरेंशिएट करेंगे। आप x को डिफरेंशिएट कीजिएगा। जब आप इस x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आप d बाई डी टी ऑफ x के जगह पे 3t स्क्वायर प्लस 5 कर रहे हैं, 3t स्क्वायर प्लस 5। तो अब बताओ 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 60 आएगा और 5 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो आपके वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया 6t। अब क्वेश्चन जैसे बोला है आपका इनिशियल टाइम 0 लेना है और आपका फाइनल टाइम 5 सेकेंड लेना है। तो आपका वेलोसिटी इनिशियल 0 होगा और आपका वेलोसिटी फाइनल 6 इंटू 5 दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड होगा। अब जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास आएगा हाफ एम वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर। तो हाफ एम वेलोसिटी फाइनल कहने का मतलब 30 का स्क्वायर, वेलोसिटी इनिशियल 0 का स्क्वायर। क्वेश्चन में चलो ऊपर देख लो, मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है ना 2 kg। तो क्वेश्चन में आपका मास दिया हुआ है 2 kg। सो इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू मास के जगह पे 2, 30 का स्क्वायर दैट इज 900। सो 2 कट गया और ये हो गया 900 जूल। दिस इज द वर्क डन, 900 जूल, दिस इज द वर्क डन। तो आप इस क्वेश्चन में वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के एप्लीकेशन से 900 जूल ये आपका वर्क का वैल्यू आ गया। तो देखिए डाटा को देख के अब देखो कोई क्वेश्चन बोलेगा कि खाली वो वर्क के लिए स्टूडेंट है ना दिमाग में रखा है कि वर्क के लिए हमेशा हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ही पकड़ के चलेंगे, तो क्वेश्चन में फंस जाएगा ना। उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। उसको x को डिफरेंशिएट करके भी लाना होगा, भी को डिफरेंशिएट करके a लाना होगा, a को फिर मास से मल्टीप्लाई करना होगा तो फोर्स आएगा, फिर फोर्स को 5 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके उसका वर्क आएगा। लेकिन अगर किसी को ये भी याद है कि वर्क इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो काम बहुत आसानी से होगा, सामने है आपके पास। ठीक है, तो हर चीज को दिमाग में रखना है कि कब किससे काम आए, उसको है ना प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में एकदम ले आना है कि जैसे क्वेश्चन पढ़े दिमाग इस बात को खोज ले कि करना कैसे। अब देखिए ये एक बड़ा सा न्यूमेरिकल दिख रहा है। A block of mass m equals to 1 kg moving on a horizontal surface with speed v initial is equals to 2 meter per second. Initial velocity enters a rough patch ranging from x equals to 0.1 से x equals to 2.01 meter. x equals to 0.1 से x equals to 2.01 meter तक. The retarding force on the block in this range is inversely proportional to x over this range. Fr is equals to minus k by x फॉर 0.1 से लेके 2.01 तक, वो रफ पैच जहां तक है वहां, और इसके बाहर x लेस देन 0.1 या x ग्रेटर देन 2.01 दोनों जगह फोर्स 0 है। k का वैल्यू है 0.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस दिस पैच। जब वो इस रफ पैच को पार कर जाएगा तो आपको स्पीड बताना है। ठीक है, कंसेप्ट वाइज चलिए ना।
हम आपको इसका कंसेप्ट देते हैं, फिर नीचे कैलकुलेशन करेंगे। मान लीजिए जैसे आप है ना एक लेवल मान लीजिए, चलिए ये रहा लेवल एक, इसमें दो जगह हम आपको दिखाते हैं। अभी देखिए, यह है आपका x इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर और यह है आपका x इज इक्वल्स टू 2.01 मीटर। ये वो जगह है, हाँ, जब ब्लॉक इसमें इंटर कर रहा था यहां पर, तो उसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी था, वो क्वेश्चन में मेंशन है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखो लिखा है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो रिटार्डिंग फोर्स है, जो रिटार्डिंग फोर्स है वो आपका मेंशन है कि यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स है, तो ऑब्वियसली वो फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, रफ पैच। और फिर बोला कि जब वो इस रीजन से पार कर जाएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी निकालो। ये क्वेश्चन है। अभी हम आपसे पूछते हैं, छोड़िए पढ़ाई, जो नीचे मैथमेटिक्स आना है, आप हमसे एक चीज सोच के बताइए कि इस रफ रीजन के अंदर इंटर करते समय जो भी स्पीड यहां था, रफ रीजन मतलब फ्रिक्शन मान लो, तो जब ये दूसरे साइड में निकलेगा तो जो स्पीड आएगा वी फाइनल, क्या वो वी इनिशियल से बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा? अगर रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, क्वेश्चन लिख दिया है रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, हाँ, तो जो मेरा वी फाइनल आएगा वो वी इनिशियल से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा? एक कॉमन सेंस का बात है कि अगर ये रफ सरफेस को पार कर रहा है तो इसका स्पीड घटेगा। तो एक बात तो तय है कि वी फाइनल जो है वो वी इनिशियल से कम होगा, एक कॉमन सेंस। कैलकुलेशन हम दिखाएंगे, पता है उसके बेसिस पे तुम जाके है ना ए बी सी डी में सी आंसर टिक कर सकते हो। ए बी सी डी में तुम सी आंसर जाके टिक कर सकते हो, केवल इस कॉमन सेंस के बेसिस पे। बनाना तो अभी दूर है। और यही सब क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते नहीं है, गेस कर लेते हैं, कर लिए सी होगा, क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन उसके इर्द गिर्द भी। अभी देखो 2 से कम ऑप्शन अगर एक दो रहता तब हम चिंतित होते। 2 से कम ऑप्शन केवल एक ही है, सी है, वही होगा। अब चलो बना के देखते, अब हम लोग बना के देखते। हम इस पूरे प्रोसेस में यूज करने जा रहे हैं वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। मेरा थीम यही है, हम यूज करने जा रहे हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। इसके लिए हम उस फोर्स का वर्क निकालने जा रहे हैं। फॉर दिस फाइंडिंग वर्क डन बाय गिवन फोर्स, इसके लिए हम लोग गिवन फोर्स का वर्क निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई, वर्क डन अगर हमको किसी वेरिएबल फोर्स का निकालना है तो हमको तो इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे लिख दिया हम लोग माइनस के बाई एक्स, साथ में है डीएक्स, माइनस के बाई एक्स साथ में है डीएक्स, ठीक है। माइनस के बाहर 1/x का इंटीग्रेशन log x, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन log x, कहां से कहां तक है ये? 0.1 से लेके 2.01 तक, 0.1 से लेके 2.01 तक ये log x आ गया। देन वर्क विल बी इक्वल्स टू माइनस के, यहां पे आ गया log 2.01 माइनस log 0.1, that w will be equals to minus k log 2.01 log c minus log d,
2.01 और यहाँ है 0.1 मीटर, 0.1. Then that W will be equals to minus K ये log वाला है, थोड़ा log सॉल्व करना होगा. log ये कितना हो जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया 20.1. दिस इज माइनस के log 20 को हम लिख सकते हैं 2 into 10. अप्रोक्सीमेटली चलते हैं थोड़ा के, इसको हम लिख सकते हैं log 2 plus log 10. ठीक है ना, log 2 plus log 10. अब यहाँ पे अगर तुम वैल्यू जो होगे तो के अभी मेरा log का बेस e है, हमको यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए. 2.303. देखिए आपको log वाला कैलकुलेशन हार्ड लग सकता है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते. ठीक है, log 10 बेस 2 प्लस log 10 का 10. ये log का कैलकुलेशन थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, इसमें हम कुछ आपका रोक नहीं सकते हैं न्यूमेरिकल को कि आपको हार्ड लग रहा है कैलकुलेशन या क्या. log 2 का वैल्यू होता है 0.301, 0.301 और log 10 का वैल्यू होता है 1. सो इट इज अबाउट माइनस के 2.303 और आ गया 1.301. के का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है, के का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है. के का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन कितना है 0.5, 1/2, 0.5 1/2. This is 1/2 into 2.303 into 1.301. चलिए इस कैलकुलेशन को रहने देते हैं. अब 2.303 आ गया मल्टीप्लाइड विथ 1.301 आ गया और नीचे हम लोग का 2 है. ये वर्क है, ये आपका वर्क है. अब ये जो आपका वर्क आया, ये जो आपका वर्क आया, दैट शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. दैट शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. एक मिनट, क्या चलिए इसको खत्म करें उसके बाद. तो आपके पास देखिएगा, कैलकुलेशन को थोड़ा समझिएगा. आपके पास जो अभी तक आया है वो ये है कि हम लोग के पास वर्क डन बाय फोर्स विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा और वर्क आ गया है माइनस ऑफ 2.303 इंटू 1.301 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हम लोग के पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m, वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m, वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर. दोनों तरफ 2 को कैंसिल करो, नीचे वाला 2, 2.303 इंटू 1.301 इज इक्वल्स टू m बाहर. याद रखिएगा भी फाइनल आपको निकालना है, जबकि क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो भी इनिशियल कुछ दिया हुआ था, शायद 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था. हाँ ये रहा 2 मीटर पर सेकेंड. मास दिया हुआ है 1 kg. ठीक है, तो इन सब डाटा को हम लोग यहाँ यूज करें. ये हो गया भी फाइनल, भी इनिशियल है 2 का स्क्वायर, मास है 1. सो इट इज माइनस ऑफ 2.303 इंटू 1.301, मास 1 ले लेते हैं, भी फाइनल का स्क्वायर और 2 का 4 आ गया. आराम से 4 को इधर भेज दो, माइनस 2.303 इंटू 1.301 प्लस 4 इज इक्वल्स टू वी फाइनल का स्क्वायर. लगभग 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 हम देख चुके. देखिए हम जो बोल रहे हैं उस बात को समझिएगा, थोड़ा हिंदी है. यहाँ पे हम 13 मान के चलते हैं और यहाँ पे हम लोग 23 मान के चलते हैं.
तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा। और हम इसका कैलकुलेशन कर देते हैं क्योंकि थोड़ा उसमें समय लग जाएगा, अगर हम वहां पे गुना भागा करने लगे तो हम आपका कैलकुलेशन कर रहे हैं। 2.303 मल्टीप्लाइड विथ 1.301, ये आ रहा है 2 पॉइंट, ये आ रहा है माइनस 2.996 और प्लस 4 है, ये हम लोग का भी फाइनल का स्क्वायर है। तो जरा गौर करो, क्या लेफ्ट हैंड साइड में 1 है? तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर 1 है तो आपके फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर वैल्यू 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक पूरा मेथड था जिससे आपको बना के दिखा दिया गया, ठीक है ना। ये आपका पूरा मेथड था जिससे आपको बना के दिखा दिया गया। लेकिन अगर कॉमन सेंस से जाएंगे तो ये न्यूमेरिकल है ना, आपका टाइम सेविंग हो सकता है क्योंकि बस देखते भी आंसर था, लेकिन आपके पास मेथड है पूरा का पूरा। सबसे पहले आपको सारा चीज समझाया गया, पहले क्वेश्चन देखिए जी। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझिएगा आप बढ़िएगा कैसे? क्वेश्चन समझिए। तो बोला गया देखो भाई, मास 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, वो एक ऐसे पैच के अंदर, एक ऐसे रीजन के अंदर इंटर कर रहा है जो रफ है, और वहां का जो एग्जिस्टिंग फोर्स है वो -k/x है। माइनस ऑब्वियसली डायरेक्शन के लिए है, -k/x है। तो अब ऐसे सिचुएशन में आप बताओ कि जब वो दूसरे साइड में पार कर जाएगा उस रफ सरफेस को तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? एक कॉमन सेंस तो ये कहता है कि 2 से कम होगा। तो उस बेसिस पे अगर कोई चाहे तो सी आके टिक कर दे, ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो 2 से कम है नहीं। लेकिन अगर कोई चाहता कि नहीं सर हम बना के देखना चाहते, तो बनाने के लिए फिर आप वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम पे गए, यहाँ पे गए, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उसके लिए आप पहले फोर्स का वर्क निकाले, थोड़ा लॉग आ जाने से थोड़ा टिपिकल हो गया कैलकुलेशन, और फिर उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वेट करके अपना फाइनल वेलोसिटी निकाले यहां से, ठीक है। ये रहा प्रोसेस। जस्ट 1 मिनट, कोई फोन है उसको रिसीव कर लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है, बॉल बाउंसेस टू 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट, द परसेंटेज लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन ईच बाउंस इज। ठीक है, अभी आप ऐसे समझिए ना कि मान लीजिए इस लेवल से आप किसी बॉल को गिराए हैं इस लेवल तक। बॉल को जब आप गिराएं, जब आप बॉल को गिराएं तो पहली बार में जब वो गिरा तो ये h हाइट गिरा, उसके बाद जब बाउंस करके वो दोबारा गया तो 75% हाइट तक ही गया वापस, ठीक है। मान लो अगर बॉल गिरा है h हाइट तो ये रिटर्न क्या है 0.75 h हाइट, तो लॉस इन पोटेंशियल, लॉस इन हाइट कितना है 0.25 h, 0.25 h, यही है ना, ठीक है। तो अब तुम जरा गौर करो, तुम जब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिखोगे तो तुम लिखोगे mgh, जब तुम पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखोगे तो तुम लिखोगे mg 0.75h। तो अगर आप चेंज इन पोटेंशियल बोलो, जो एक्चुअली लॉस हो रहा है, ऑब्वियसली लॉस हो रहा है, तो वो अगर लोगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल करोगे और यहाँ पे एक माइनस साइन बचेगा और वैल्यू आ जाएगा mg 0.25h। एक माइनस साइन बता रहा है कि देयर इज लॉस, तो परसेंटेज लॉस कितना है? परसेंटेज लॉस है mg 0.25h by initial potential energy mgh multiplied with 100, and that answer is your 25%। ठीक है, एक बॉल गिरा कहीं से और फिर जमीन से टकराने के बाद वो अपने ओरिजिनल हाइट का 75%, 75% हाइट तक ही जा पाया, तो हर बार के कोलिजन में 25% पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, 25% पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, दैट डी ऑप्शन इज देयर, ठीक है। 25% पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, आसान सा चीज था। 27
27 में बोला है द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी अज्यूम्ड जीरो व्हेन x इक्वल्स टू 0, gravitational force is constant, infinite distance from the gravitational force. देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जीरो मानना ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ओरिजिन पे भी जीरो मान सकते हैं, जहां कोई फोर्स मैक्सिमम है, कांस्टेंट है, मिनिमम है, वहां भी जीरो मान सकते हैं, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी आप जीरो मान सकते हैं। तो बोलिए ऐसे ना कि पोटेंशियल एनर्जी का जीरो का डिसीजन ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कहां मान के चलना चाहते हैं। आप जहां चाहिए पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लीजिए और वहीं से फिर उसी को रेफरेंस लेवल मान के फिर आप सारा कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया कि पोटेंशियल एनर्जी कैन अज्यूम टू बी जीरो, आप कहां मान सकते हैं जीरो? तो आप तीनों में से कहीं भी मान सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी का मेजरमेंट हमेशा किसी ना किसी रेफरेंस लेवल से होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का मेजरमेंट हमेशा किसी ना किसी रेफरेंस लेवल से होता है, और वो रेफरेंस लेवल कहां होगा ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस रेफरेंस लेवल को कहां रखना चाहते हैं, ठीक है। ट्वेंटी एट लिखा है द रेशियो ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ टू स्प्रिंग्स इज 2:3। मान लो हम लोग के पास दो स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग का अपना स्प्रिंग कांस्टेंट का जो रेशियो है वो 2:3 है। What is the ratio of their potential energy if they are stretched by the same force? अच्छा, अगर आप फोर्स को सेम रखेंगे, मान लीजिए फर्स्ट स्प्रिंग लेते हैं K1 X1, तो क्या मेरे X1 का वैल्यू F/K1 आएगा, और इसी तरह सेकेंड स्प्रिंग का X2 आएगा F/K2। अब अगर आप दोनों के पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालिएगा, आप लिखना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट बाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड, तो फॉर्मूला होता है हाफ K1 X1 का स्क्वायर बाई हाफ K2 X2 का स्क्वायर, यही वैल्यू होगा, ठीक है। हाफ K1 X1 का स्क्वायर बाई हाफ K2 X2 का स्क्वायर, यही वैल्यू होगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 कट गया K1 X1 के जगह पे F/K1 का स्क्वायर, और नीचे हो गया हम लोगों का K2 X2 के जगह पे हो गया F/K2 का स्क्वायर। हाफ आप तो पहले से कटा है। अच्छा, दोनों में F भी कट कर लू। अब K1 और नीचे K1 का स्क्वायर, तो ऊपर में बचा है 1/K1 और नीचे में बचा है 1/K2, सो इट इज K2/K1। तो अगर K1/K2 2:3 है, तो K2/K1 3:2 है। तो मेरे हिसाब से 3:2, दैट बी आंसर इज देयर। तो क्वेश्चन क्या बोला था कि देखिए भाई आपके पास दो स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K1:K2 दैट इज 2:3। तो अगर हम लोग फोर्स को सेम रखते हैं, जो फोर्स हमारा उस पर्टिकुलर स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहा है, अगर हम उस फोर्स को सेम रखते हैं, तो दोनों के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा उसका रेशियो निकालिए, तो उसका रेशियो है 3:2, ठीक है। ट्वेंटी नाइन लिखा बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन द XY प्लेन एट रेस्ट, इट सडनली एक्सप्लोड्स into 3 pieces. 2 pieces each of mass m moves perpendicular to each other with equal speed v. The total kinetic energy generated due to explosion is. Actually इस न्यूमेरिकल के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आपको पता करना पड़ेगा कि कितना एनर्जी जनरेट हुआ है एक्सप्लोजन में, कितना काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुआ है। जो हम फिगर बना रहे हैं, पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप सोचिए 4m था, आपके पास ये XY प्लेन है, हम दो फिगर बनाना जा रहे हैं, या यहीं पे एक ही में काम हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर पे
यू कैन इमेजिन कि 4m मास रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, अगर रखा हुआ है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0? ठीक है। जब ये एक्सप्लोड किया, जब ये एक्सप्लोड किया तो इसका 3 हिस्सा हो गया है। एक हिस्सा हो गया m, जो इस डायरेक्शन में चला v से। एक हिस्सा और हो गया m, जो इस डायरेक्शन में चला v से। तो एक बचा हुआ हिस्सा होगा जिसका मास होगा 2m, और वो कुछ इस डायरेक्शन में चलेगा किसी थर्ड v से। पहला काम ये है कि ये थर्ड v निकालो, पहला काम ये है कि ये थर्ड v निकालो, जो 2m मास है उसका v3 निकालो, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि दो फ्रैगमेंट जिसका मास इक्वल है mm है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलता है विथ सेम स्पीड भी। देख लो, पढ़ लो, लिखा है 2 pieces each of mass m moves perpendicular to each other with equal speed v। इसलिए हम इन दोनों का मास सेम रखे हैं, x और y पे चलने वाला, उसका स्पीड सेम दिखाया है v और v। द टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन, इस पूरे एक्सप्लोजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना अभी आप पहले इसका फाइनल मोमेंटम लिखे, तो क्या फाइनल मोमेंटम में एम भी आई कैप, फिर एक एम भी जे कैप, और तीसरे का 2m और एक वेलोसिटी v3 लिख दो। v3 हमको निकालना है। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम है एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप और प्लस 2m v3। तो यहां से जब आप इस टर्म को इधर ले आएंगे तो -2m v3 will be equals to mv I cap and mv j cap। इसमें से v3 वेक्टर हो गया -v I cap -v j cap डिवाइडेड बाई 2। देखिए, हमको वेक्टर नहीं चाहिए, बिकॉज हमको काइनेटिक एनर्जी लिखना है, तो हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ v3 निकालेंगे, थर्ड का स्पीड निकालेंगे, तो आपके पास होगा √2 टाइम्स ऑफ v/2। इसका मतलब है कि ये v/√2 है, इसका मतलब है कि ये v/√2 है। तो अब तुमको बारी बारी से तीनों का स्पीड मिल गया। क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर तुम चलोगे तो तुम देख पा रहे हो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, और अब तुमको फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तुम निकालोगे वही काइनेटिक एनर्जी का गेन है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको तीनों के काइनेटिक एनर्जी को जोड़ना पड़ेगा। टू एम और उसका वेलोसिटी जैसे आया v/√2 का स्क्वायर, आपको तीनों के काइनेटिक एनर्जी को जोड़ना पड़ेगा। सो इट इज हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर इज mv स्क्वायर प्लस 2 कट गया, और ये हो गया mv स्क्वायर बाई 2। यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 3 mv स्क्वायर बाई 2। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी विच इज जनरेटेड बाई एक्सप्लोजन। 3 mv square by 2, this is the total kinetic energy generated by explosion। 3/2 mv square, 3 mv square by 2, this is the total kinetic energy generated by explosion। सही है, कंसेप्ट समझिए। पहले आपको एक बॉम्ब रखा हुआ है, 4m से n एक्सप्लोड किया, 4m था, एक्सप्लोड किया, 3 हिस्से में बट गया। 2 हिस्सा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर चला, एक x में चला, एक y में चला, और तीसरा हिस्सा उसके अपोजिट में जाएगा ताकि नेट मोमेंटम का वैल्यू 0 हो सके, नेट मोमेंटम का वैल्यू 0 हो सके। किया गया। फिर उसके बाद उसी में हम लोग थोड़ा आगे बढ़े।
चीजों को लेके चले। पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाए, वहां से V3 आया, लेकिन हमको थोड़ा आगे पता था कि हमको तो काइनेटिक एनर्जी लिखना है, तो हमको तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड आ गया V/√2। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर उसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल तो जीरो था, वो बॉम्ब एक्सप्लोड होने के पहले का बात है, तो वहां तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है। Then final kinetic energy will be equals to half mv square plus half mv square plus half of 2m into नया जो वेलोसिटी निकाले V/√2 का स्क्वायर, और सबको सॉल्व किए 3mv स्क्वायर बाई 2, ये आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी आया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 में लिखा है the potential energy of a 1 kg particle free to move along the x axis is given by, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है x पे पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 जूल, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल। देन मैक्सिमम स्पीड इज, मैक्सिमम स्पीड निकालना। ध्यान से देखिए, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है x पे पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। मतलब एक बात तय है कि जो भी आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो फंक्शन है x का। अभी हमको ये पता करना है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू आएगा मेरा x के फंक्शन के साथ, वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मिनिमम हो रहा है, क्योंकि जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा वहीं पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, स्पीड मैक्सिमम होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहता है। तो आप ये याद रखिए, क्योंकि आपका u जो है वो फंक्शन है x का, तो अगर आप u का मिनिमम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस जगह पे u का जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। याद आया? अगर मेरे पास एक वेरिएबल है जो दूसरे किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो हमको फर्स्ट वेरिएबल का मैक्सिमम या मिनिमम अगर निकालना है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 करना पड़ेगा, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स का कंसेप्ट है। तो अब आप एक बार थोड़ा डिफरेंशिएट करके चेक कीजिए कि आपका ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मिनिमम आ रहा है। एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी एक्स पे पावर 4 था ना, एक्स पे पावर 4 था पहला वाला। दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। तो क्या ये मेरे पास 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 आया? याद करो, पावर आगे करते, पावर में 4 4 कट गया, 2 2 कट गया। देन एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स, या फिर ऐसा कहो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, या एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। मतलब ये वो जगह है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 जहां पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो पूरा लाइन सुनिए, एट दिस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मिनिमम। तो भाई आखिर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू कितना है? तो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप निकाल के रखे थे या क्वेश्चन दे के रखा था, x पे पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, आप उसमें x के जगह पे प्लस माइनस 1 पुट कर लीजिए, तो 1/4 माइनस 1/2 सॉल्व करेंगे तो -1/4 आएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू है -1/4। तैयार हो जाओ, पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू है -1/4। अब आप लोग सबको ये बहुत सिंपल वे से जानते हैं। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। ओके,
तो आप अगर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम कहीं कैलकुलेट करते हैं तो ये वो जगह होता है जहां काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम मिल रहा होता है। अगर आप किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम निकालते हैं तो ये वो जगह होता है जहां काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम तो -1/4 हम लोग निकाल चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम देखते हैं, जबकि टोटल एनर्जी क्वेश्चन में मेंशन है 2 जूल है। तो आपके काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 2 + 1/4, 8 और 1 9, 9/4। इतना जूल ये काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम है। लेकिन आपको तो भाई मैक्सिमम स्पीड चाहिए, जबकि मास दिया हुआ है 1 kg और आपको मैक्सिमम स्पीड चाहिए। सिंस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू हाफ मास स्पीड मैक्सिमम का स्क्वायर, यहां आ गया 9/4 इज इक्वल्स टू 1/2, मास के जगह पे 1, और यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम का स्क्वायर, ये 2 से 4 कट गया, यहाँ हो गया 9/2 इज इक्वल्स टू v मैक्सिमम का स्क्वायर। तो आपका v मैक्सिमम हो गया 3/√2। तो आपके पास जो मैक्सिमम स्पीड आया वो हो गया 3/√2 मीटर पर सेकेंड। ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, बेहतरीन न्यूमेरिकल, बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ। 3/√2, ए ऑप्शन इज देयर। थ्री बाई रूट टू। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को है ना 2-3 बार पढ़िए और समझिए, 2-3 बार पढ़िए और समझिए। The potential energy of 1 kg particle free to move along the x-axis is given by this. The total mechanical energy of the particle is 2 joule. The maximum speed निकालो। अब जैसे ही हम देखें मैक्सिमम स्पीड मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो ये वो जगह होगा जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्वेश्चन में मेंशन है और वो एक्स का फंक्शन दिख रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे और वो 0 कर देंगे। सॉल्व किए, x इज इक्वल टू +-1। एट दिस x इज इक्वल टू +-1, u इक्वल टू मिनिमम। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हम लोग x का वैल्यू पुट करके निकालें तो -1/4 आया। ठीक है, -1/4 आया। अब यहां के बाद ये सारा चीज फिर देखिए भाई, टोटल एनर्जी मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, वहां से काइनेटिक एनर्जी, अच्छा इस क्वेश्चन में अगर काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम पूछता तो आंसर होता 9/4 जूल। लेकिन आपसे स्पीड मैक्सिमम पूछा था तो काइनेटिक एनर्जी को हाफ m v मैक्सिमम के स्क्वायर से हटा दिए, वहां से v मैक्सिमम का वैल्यू निकालें, दैट इज 3/√2, दैट इज 3/√2। ठीक है, सब ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 31, which graph represents conservation of total mechanical energy? देखिए, इस ग्राफ को देखने के पहले हम चाहेंगे कि आप है ना एक कंसेप्ट थोड़ा सीख ले। मान लीजिए आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, आपके पास एक सिंपल पेंडुलम, वो सिंपल पेंडुलम आप है ना यहां से हैंग करके रखें। अब जब आप उसको ऑसिलेट करने के लिए छोड़ते हैं तो वो यहां तक जाता है, ऑसिलेट करता हुआ आता है और फिर है ना दूसरे साइड में यहां तक जाता है। अब आप अगर इस पूरे मोशन पे ध्यान से देखेंगे तो यहां से हमारे पास पेंडुलम छूटा है, फिर वो ऐसे घूमता हुआ जाता है, नीचे से फिर जाता है और फिर यहाँ पे ये पहुंचता है। ये
इसमें कुल मिला के आपको दो लेवल को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हम इसका एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, आप ध्यान से देखते रहिए। रुक जाओ, कलर बदल देते हैं। तुम लोग गौर करो, तो ये वो जगह है जहां वो एक्सट्रीम पे और ये वो जगह है जहां वो मीन पे है ना। तुम अगर यहाँ पे बात करोगे तो ये उसका एम्पलीट्यूड होगा मोशन का, ये उसका एम्पलीट्यूड होगा मोशन का, और ये उसका मीन होगा मोशन में। सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगा? सबसे ज्यादा स्पीड यही होगा। जब ये पार कर रहा होगा ना, तो यहाँ पे स्पीड होगा मैक्सिमम, और ये वो जगह है जहां उसका स्पीड 0 है, और ये भी वो जगह है जहां वो स्पीड 0 है। क्षण भर के लिए रुका। अब आप देखिएगा ना ध्यान से, तो जब ये मीन पोजीशन को पार करता है ना, तो यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होने से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। और अगर आप इसी को रेफरेंस लेवल मान लेंगे ना, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 है। इसको रेफरेंस लेवल मान लीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है। और ये वो जगह है जहां काइनेटिक एनर्जी 0 है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। सेम अगर यहां देखिएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि स्पीड 0 है, और सबसे ज्यादा हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो दोनों एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, टोटल एनर्जी तो कंजर्व है, टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। अब आप इस पूरे प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो सबसे बेस्ट डिस्क्राइब्ड ग्राफ आपका ये सी है। देखिए, चाहे आप निगेटिव एम्पलीट्यूड का बात करें यहां पर, या आप पॉजिटिव एम्पलीट्यूड का बात करें यहां पर, इन दोनों जगह पे पोटेंशियल एनर्जी वाला जो ग्राफ है वो मैक्सिमम को टच कर रहा है। और दोनों मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ मैक्सिमम को टच कर रहा है, और जो टोटल एनर्जी है E इक्वल्स टू के प्लस यू, वो वहां पे कांस्टेंट है। ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन जो है ना, वो E इक्वल्स टू के प्लस यू को दिखाता है। तो सी इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड ग्राफ फॉर दिस टाइप ऑफ मोशन। ठीक है ना, सी बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और, तो फिर सर ए बी और सी तीन ग्राफ हम देख रहे कर्व है, लेकिन डी क्यों नहीं हो सकता, स्ट्रेट क्यों नहीं हो सकता? देखिए, स्ट्रेट इसलिए नहीं हो सकता ना, क्योंकि याद रखिएगा कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो एक्स स्क्वायर का फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक। और इसका पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन खास तौर पे वो आपको है ना आराम से एसएचएम के अंदर प्रूफ करके दे दिया जाएगा, प्रूफ करके दे दिया जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, जब भी होगा इस तरह का पैराबोलिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लिखा है, a car of mass 1000 kg move with a speed of 18 km/h on a smooth road collide with a horizontally mounted spring of a spring constant 6.25 into 10 power 3 Newton per meter. What is the maximum compression of the spring? आप इस कंसेप्ट को थोड़ा समझिए। हम ये फिगर आपको दो बार बना के दिखा रहे हैं। सपोज ऐसे आपके पास ये एक अरेंजमेंट है, जिसमें ये हमारे पास एक वॉल है, इस वॉल के साथ एक स्प्रिंग ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ वॉल है, और एक कार, और एक कार एक कार मान लो इस डायरेक्शन में चल रहा है, एक कार इस डायरेक्शन में चल रहा है। इसके पास कुछ इसका इनिशियल स्पीड भी है, और ये इस स्पीड से आके इस स्प्रिंग के साथ टकराता है। स्प्रिंग का अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, शुरुआत में स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे। ठीक है, जब इस स्प्रिंग को इस पोजीशन पे
ये पोजीशन है। जब ये स्प्रिंग को इस पोजीशन पे टच करा तो वो स्प्रिंग को दबाना स्टार्ट किया, कार स्प्रिंग को दबाना स्टार्ट किया। कार स्प्रिंग को मैक्सिमम कितना कंप्रेस कर सकता है? कार स्प्रिंग को मैक्सिमम वहां तक कंप्रेस करेगा जहां तक कि कार रेस्ट में नहीं आ जाए। एक बार जब कार रेस्ट में पहुंच गया, एक बार जब कार रेस्ट में पहुंच गया, मान लो जैसे ये रहा कार अब रुक गया, कार अब रुक गया, तब तक रुक गया मतलब रुका हुआ रहेगा नहीं, रुक गया है, क्षण भर के लिए रुक गया है। इस समय जो स्प्रिंग के अंदर का कंप्रेशन है वो एक्स है मैक्सिमम। अभी कार का वेलोसिटी है 0, अभी उसके बाद फिर स्प्रिंग धक्का दे देगा, फिर स्प्रिंग वापस इसको भेज देगा, लेकिन ये वो क्षण है जहां स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस है। बस आपको करना क्या है ना कि इसको मान लीजिए इनिशियल और इसको मान लीजिए फाइनल, दोनों के बीच लगाना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फोर्स से ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाइए, कभी भी फोर्स से क्वेश्चन नहीं बनाइए। इस तरह का क्वेश्चन जिसमें ये सब वर्ड मेंशन रहे, मैक्सिमम कितना कंप्रेस होगा, इक्विलिब्रियम का थोड़ी ना बात कर रहा है कि वहां नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स यहां 0 नहीं है, मैक्सिमम कंप्रेशन पे जो मेरा कार होगा उस पर राइट की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, समझे? तो इस जगह आपको यूज करना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब जो आपका एनर्जी इनिशियल है और जो आपका एनर्जी फाइनल है, दोनों इक्वेट कीजिए। एनर्जी इनिशियल कार के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, कार का वेलोसिटी लीजिएगा, कार का मास लीजिएगा, और एनर्जी फाइनल स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, हाफ के एक्स स्क्वायर। दोनों में 2 और 2 कट गया। आप लिख सकते हैं मास ऑफ कार वेलोसिटी ऑफ कार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट और उसके अंदर का मैक्सिमम कंप्रेशन का स्क्वायर। आपको एक्स का स्क्वायर चाहिए, मास ऑफ कार वेलोसिटी ऑफ कार का स्क्वायर बाई के, इस पूरे का रूट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स मैक्सिमम। बस आप डाटा पुट करके अपना सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, मास ऑफ कार 1000 kg दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, 1000 kg मास कार दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट 6.25 10⁻³ दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर में बदलोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो सब डाटा पुट कर लेना है, सब डाटा पुट करके अपना सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। कर ले क्या? तो मास के जगह पे हो गया 1000 kg, यहाँ हो गया 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, नीचे है 6.25 इंटू 10⁻³ इन सब का हम लोगों को लेना है रूट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स मैक्सिमम। एक बार स्प्रिंग कांस्टेंट देख लो, सब डाटा ठीक है, सब सही है। चलो आ जाओ कैलकुलेशन में। तो यहाँ कैलकुलेशन में दिख रहा है ये 1000 से ये कट गया, ऊपर 5 का स्क्वायर किए तो 25 आया, नीचे 6.25 है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, ये मेरा x का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो 25 में 6.25 से डिवाइड करोगे तो ये 4 आएगा, 4 का रूट करना है, ये मेरा x मैक्सिमम है, तो आपके x मैक्सिमम का वैल्यू आएगा 2। 2 मीटर स्प्रिंग है ना, दबेगा, देख लीजिए आंसर कुछ होगा। 2 मीटर, दैट बी ऑप्शन इज देयर, 2 मीटर होगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से चीजों को लेके चलना है। एनर्जी कंजर्वेशन आपसे ये नहीं बोला है कि कहाँ कार इक्विलिब्रियम में आएगा। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम का बात रहता तो हम लोग फोर्स से बनाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है कहां तक कार उस स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस करेगा, मैक्सिमम कंप्रेस करेगा। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बनाएंगे। इनिशियल एनर्जी कार के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, और फाइनली जब वो स्प्रिंग को कंप्रेस 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 करते जा रहा है तो फाइनल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग एनर्जी। दोनों एनर्जी को बराबर किए, सॉल्व किया, आंसर आ गया।